अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। आई होप कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ तो चलिए एक साथ करते हैं आज के खूबसूरत दिन का आगाज़। और आई एम श्योर कि जितनी भी हमारी प्यारी प्यारी ख़वातीन हैं, ऑडियंस हैं, वो तो अपने घर के जो फटाफट सुबह सुबह उठ के जो माओं को एक बहुत भागम दौड़ होती है कि बच्चों को स्कूल्स भेजना है, मियाँ हज़रात को जो है वो ऑफिस में भेजना है, तो इस तरह की बड़ी मसरूफियात होती हैं। तो वो तमाम मसरूफियात से फ़ारिग होकर टेलीविज़न स्क्रीन के सामने बैठ गई होंगी, क्योंकि हमारा मकसद है सिर्फ आपको इंटरटेन करना, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करना, आपके इंटरेस्ट के लिहाज से बात करना। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है आज के दौर में कि आप हर तरह के एक्सपेक्ट से क्या इर्द गिर्द चल रहा है उस सबसे अवेयर रहें, क्योंकि हमारे मुल्क में जैसा कि हालात चल रहे हैं, सियासत के लिहाज से हो जाए, कारोबार के लिहाज से बात कर लें, एंटरटेनमेंट के लिहाज से बात कर लें, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह के फैक्टर्स हैं। तो हर तरह के जो है ना वो ज़िंदगी के हिस्से से आपका आगाह होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कौन सी चीज़ें आपके हक़ में बेहतर हैं, कौन सी चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकती हैं। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि ऐसे मौज़ूआत पर आपसे बात की जाए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ्रूटफुल साबित हो, मुफीद हों। क्योंकि देखिए जिस तरह के भी हालात हों, पहले ये दौर होता था कि ख़वातीन को सिर्फ अपने घर के लिहाज से जो है वो चीज़ों के बारे में पता होता था, लेकिन अब जैसे चीज़ें बहुत ज़्यादा सोशलाइज हो गए हैं, लोग बड़ा एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट करने लग गए हैं। उसकी बहुत बड़ी जो एक सोर्स है वो हमारा सोशल मीडिया है। डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म्स को हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट तरह की चीज़ें देखते हैं। तो कोशिश करें कि चाहे आप फेस टू फेस किसी से नहीं मिल रहे, ग्लोबली एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरनेट के थ्रू हम कनेक्टेड हैं, तो पॉजिटिव जितना भी कंटेंट है, पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उसको आगे से आगे प्रमोट करें। अगर कहीं कोई अच्छा टैलेंट देखते हैं तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट करें। कहीं तनकीद करने की बजाय जो है अगर किसी की इस्लाह के लिए आप कोई भी अच्छे वर्ड लिख रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल साबित हो सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर हम कुछ भी लिख के जो है वो अपने अकाउंट को तो बंद कर देते हैं, लेकिन एक बड़ी अजीब सी बहस छिड़ जाती है। तो कोशिश करें कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे माशरे में इंतशार पैदा हो उससे अवॉइड करें और सोसाइटी में जो है वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, क्योंकि आपका इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इनफरादी तौर पर किस तरह की जो है वो पूरा रोल प्ले कर रहे हो। हम हमेशा से बात करते हैं कि सामने वाले ने क्या किया, तो सामने वाले पे उंगली उठाने से पहले खुद की ज़ात पे जो है वो ज़रूर गौर कीजिएगा कि आप किस तरह से जो है इस पूरे माशरे में, इस पूरे हालात में जो है वो कंट्रीब्यूट करें। बाकी अल्लाह पाक आपके लिए, हम सब के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। अगर आप सफ़र में हैं तो आपके सफ़र को आसान करें। अगर किसी की आज बर्थडे है तो वो आज का दिन उनके लिए बड़ा खुशगवार है और पूरा साल जो है वो खुशियों भरा उनका हो। हमारे माशरे की जो है वो बेहतरी हो, खुशहाली हो। और खुशहाली की जब हम बात करते हैं तो माशरे के अहम सतून में से एक जो बहुत अहम जो हमें एक पिलर दिखाई देता है वो हमारी पॉलिटिक्स है, हमारी सियासत है, हमारी जितने भी ऐवान में बैठे हुए लोग हैं। और एक बड़ी अजीब सी हलचल है कि इलेक्शन के बाद हालात किस तरह के होंगे, इलेक्शन से पहले की तैयारियां किस तरह की होंगी, डिफरेंट तरह की पार्टीज़ किस तरह का जो है लाहे अमल इख्तियार करेंगी, अवाम का कितना उसमें इंटरेस्ट रहेगा। इस तमाम मौजू पर बात करने के लिए सियासत के हवाले से और सियासत की करंट सूरत हाल, क्योंकि इलेक्शन करीब आ रहा है, तो किस तरह का जो है वो पार्टीज़ के अंदर की जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इसी पर बात करने के लिए आज हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया हमारे सीनियर रिपोर्टर अब्दुर्रहमान। अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहमान, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और साथ ही साथ सियासत के हवाले से और सियासत में किस तरह की एक्टिविटी चल रही है इस पर अपडेट करने के लिए हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया हमारे रिपोर्टर हैं अरसलान दुरानी। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अब्दुर्रहमान, किस तरह के हालात चल रहे हैं सियासत के? मौसम ठंडा हो गया लेकिन सियासत का मौसम जो है वो गर्म दिखाई दे रहा है, तो किस तरह की मौजूदा सूरत हाल है? थैंक यू ज़ीनत। देखिए, इलेक्शन की जो है वो गहमा गहमी है। इलेक्शन 8 फरवरी का ऐलान किया गया, तो अभी तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून की जानब से जो तैयारियां होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर पहले डिवीज़नल कमेटी बनाई गई, इनकी जानब से ज़िलाई कमेटियाँ बनाई गई, अब एक मरकज़ी कमेटी बनाई गई है जो कि टिकटों का जो है वो इजरा करेगी। और उसमें जो मरकज़ी क़यादत है सारी की सारी मौजूद है। सेनेटर है सागडार जो कि इलेक्शन सेल के इंचार्ज हैं, उनकी जानब से नोटिफाई किया गया। फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह खान जो सूबाई सदर हैं वो भी मौजूद हैं। चौधरी शेर अली बुजुर्ग रहनुमा, ये 2 लोग फैसलाबाद से शामिल किए गए हैं। मकसद इसका ये है कि यहाँ पर जो भी लोग जिन्होंने पार्टी टिकट के लिए अप्लाई किया, और एक शुनीद ये है कि कई हज़ार लोगों ने अप्लाई किया है नेशनल असम्बली के टिकट के लिए, सूबाई असम्बली के टिकट के लिए, PMLN का, तो अब उनकी पहले जो है वो ज़िलाई लेवल पे इजलास होंगे, डिवीज़नल होंगे, फिर जो मरकज़ी मियां नवाज शरीफ साहब खुद इंटरव्यू करेंगे। तो इस सिलसिले में ये 35 रुकनी जो है वो वफद होगा जो कि एक तरह से टिकटों का फैसला करेगा, ताकि जो ज़िलाई लेवल पर जो उनकी लड़ाइयाँ मौजूद हैं या डिवीज़नल लेवल पर या आपस में जो उनकी कन्फ्लिक्ट हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए या नज़रअंदाज करते हुए जो टिकट्स हैं उनको दिए जाएँ।
तो ये बाकी पीएमएलएन के अलावा कोई भी पार्टी इस तरह से हमें एक्टिव होती हुई नज़र नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी थोड़ा बहुत अपना कर रही है, लेकिन पंजाब में वो एक्टिव नहीं है उस तरह से। इसी तरह से जो बात करें नून लीग अपने पीटीआई के हवाले से, वो भी इतनी मुतहरिक नहीं है। जमात इस्लामी थोड़ा बहुत जो है वो सामने आ रही है। बाकी शुनीद है कि यहाँ पर कई पार्टियों का लाहक भी हो सकता है नून लीग के खिलाफ, लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही अपनी तमाम तर तैयारियाँ करती हुई नज़र आ रही है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग्स का इनेकाद हो, चाहे यहाँ पर जो टिकट्स के इजरा के हवाले से अपने इकदाम हों, चाहे दूसरी तमाम चीज़ें हों, जलसों के हवाले से प्लान किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानब से कि यहाँ पर 30 नवंबर तक जो है वो हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त का इजरा हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी लोगों के इतराज़ात थे ट्रिब्यूनल की जानब से वो सुन लिए गए। तो 30 नवंबर के बाद अमूमन जो है वो 1 से 2 हफ्तों में इलेक्शन शेड्यूल भी जारी हो जाएगा, जिसमें कब इलेक्शन होने हैं, कब उम्मीदवारों की जानब से कागजात नामजदगी जमा होंगी, उन पर इतराज़ात, फिर फाइनल होना पब्लिकेशन, तो उसके बाद जो है वो इलेक्शन डेट होगी 8 फरवरी। तो अभी उस सिलसिले में तैयारियां की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन की जानब से प्लान किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको बेहतर ऐसे अंदाज से किया जाए। उम्मीदवारों की जानब से जो भी इतराज़ात सामने थे, सियासी पार्टीज़ के साथ भी मीटिंग कर ली गई। तो ये एक पूरा प्रोसीजर जो है वो चल रहा है। बज़ाहिर दिखाई यही दे रहा है कि इलेक्शंस पर वक्त हो जाएंगे। लोगों की ये उम्मीदें हैं, जिस वजह से स्टॉक मार्केट दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। रुपया जो है वो काफ़ी हद तक स्ट्रेंथन हुआ है, पहले कमज़ोर होता जा रहा था। तो कई चीज़ें हैं जिनके इम्पैक्ट अच्छे पड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि फ्यूल प्राइसेस भी कम हो जाएगी यहाँ पर अभी एक जो इसी वीक में। तो ये मजमूई तौर पर अच्छी चीज़ें होंगी कि अभी इलेक्शन से 2-3 माह पहले चीज़ें बेहतर हो जाए। फ्यूल प्राइसेस अगर कम होती है तो लाजमन जो है बिजली के रेट्स भी कम होंगे, जो कि पहले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ताहम जो है वो गैस की कीमतें जो बढ़ाई गई, तो ओवरऑल अगर जायज़ा लिया जाए तो ये 2-3 महीनों में काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं और उसका इम्पैक्ट हमें आम आदमी पर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। महंगाई थोड़ी कम हुई है, किराए थोड़े कम हुए हैं, ताहम चीज़ें जो पहले फास्ट अंदाज से आगे को जा रही थी, हर चीज़ वो कम से कम थोड़ी बहुत रिवर्स होना शुरू हो गई है। और ये भी एक अच्छा इंडेक्स होता है कि चीज़ें जो है वो पीछे की जानब जाएं, तो जो चीज़ें लोगों की पहुंच में आ जाएं। तवक्को है कि जब कोई हुकूमत आएगी फरवरी के इंतखाबात के बाद, प्रॉपर हुकूमत होगी, प्रॉपर डिसीजन लेगी, तो उसके बाद मुल्की लेवल पे जो कारोबार है वो चलेंगे। जैसे जो इंडस्ट्री का कारोबार है, प्रॉपर्टी का कारोबार है, इसी तरह से दीगर जितने भी कारोबार हैं वो चलेंगे। देखें, जब लोकल लेवल पे कारोबार चलते हैं मुल्की लेवल पे, तो उसका जो असरात है लोगों पर पड़ता है। सारा ग्रोथ रेट जो है वो ऊपर की जानब जाता है, क्योंकि ये तो पिछले 16-18 माह में नेगेटिव रहा है। बाहर से पैसे भी कम आए हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट कम हुई है, तो मुल्की लेवल पे काफ़ी डिप्रेशन रहा है। रुपया जो है वो काफ़ी कमज़ोर हुआ था, बल्कि तरीक़ी कमज़ोर हुआ था, तकरीबन 50% से 70% के दरमियान। तो अब ये सारी चीज़ें बेहतर होने की उम्मीद है। एक तवक्को आता है, लोगों ने एक उम्मीदें लगाई हुई हैं इलेक्शन के बाद कि उनके लिए चीज़ें जो है बेहतर होंगी, तजर्बाकार हुकूमत आएगी, अच्छे डिसीजन लेगी। बिल्कुल। और अरसलान, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन के बाद जो लोगों की उम्मीदें हैं सियासतदानों से, हमेशा जो कि एक जब इलेक्शन स्टार्ट होता है, हमने देखा है कि हमारे माजी में भी इसी तरह से गुजरा है कि पार्टियां बहुत बड़े बड़े वादे करती हैं, बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाती हैं हमारी आवाम को, और आवाम जो है इसी आसरे पे, इसी उम्मीद पे जो है वो वोट डालती है। तो आपको क्या लगता है कि आवाम की उम्मीदें किस हद तक जो है वो पूरी होंगी, और किस तरह, या तो उनके जैसे माजी के तजर्बे रहे, आने वाले जो दिनों में भी उनको उसी चीज़ का सामना करना पड़ेगा? देखिए ज़ीनत, जब माशी इस्तेहकाम होता है तो फिर सियासी इस्तेहकाम भी होता है, और जब सियासी इस्तेहकाम होता है तो फिर माशी इस्तेहकाम भी होता है। ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब आपने कहा कि जो हालात हैं वो आवाम के बदलेंगे, वो कैसे बदलेंगे? जब साफ शफाफ इंतखाबात होंगे, तो इंतखाबात का इनेकाद होना बहुत ज़रूरी है। तभी जाकर जो माशी इस्तेहकाम है वो मुमकिन हो सकता है। कोई गवर्नमेंट आएगी, वो अपनी पॉलिसीज़ मुरतब करेगी, जो उसका टिनोर होगा वो पूरा करेगी, और जो माशी इस्तेहकाम है वो आएगा। तो पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि पाकिस्तान में उस तरह का सियासी इस्तेहकाम नहीं रहा जिस तरह होना चाहिए एक माशी इस्तेहकाम के लिए। तो वो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हमने बहुत नुकसान उठाया। जैसे अभी अब्दुर्रहमान साहब बात कर रहे थे कि हमारा जो रुपये है उसकी कदर इस हद तक गिर गई, फिर महंगाई में इतना इजाफा हुआ। तो अभी जो पिछले 3-4 माह हैं उसमें चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं। माशी सतह पर पाकिस्तान ने काफ़ी अचीवमेंट्स भी की हैं। ताहम जो IMF है उनकी जानिब से पाकिस्तान को के हवाले से बार बार ये बताया भी जा रहा है
कि ये वो सेक्टर जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, जैसे कि हमारी जो बरामदात हैं वो उस तरह की नहीं है जिस तरह होनी चाहिए। फिर जो गर्दिशी कर्जे हैं और जो हमारे इकॉनमी में खसारा चल रहा है, तो उसको कंट्रोल तभी किया जा सकता है जब एक प्रॉपर गवर्नमेंट आकर के बैठेगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इंतखाबात का इनेकाद हो। तो उस हवाले से जो सियासी पार्टियाँ हैं वो भरपूर जद्दोजहद उन्होंने अभी से ही शुरू कर दी है, क्योंकि 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं, तो उससे पहले से जो गहमा गहमी है वो ज़ोर पकड़ती दिखाई दे रही है। ताहम मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं, अगर फैसलाबाद की बात कर ली जाए, पंजाब की बात कर ली जाए, तो पंजाब में ज़्यादा जो ज़ोर है वो मुस्लिम लीग नून का है। पीपल्स पार्टी उस तरह से नहीं यहाँ पर नॉमिनेट करती। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ जो कि इक़्तिदार में भी रहे हैं अब पहले, तो उनका भी दिखाई दे रहा है कि वो जो इंटर पार्टी इंतखाबात अब होने जा रहे हैं उसके बाद होगा ये कि 20 दिनों का गालिबन टाइम दिया गया उनको। तो 20 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने इंटर पार्टी इंतखाबात करवाने। जब इंटर पार्टी इंतखाबात हो जाएंगे तो उसके बाद उनका जो रास्ता है इंतखाबात में हिस्सा लेने का वो हमवार हो जाएगा। तो ऐसा एक कंपेटिटिव माहौल हमें देखने को मिलेगा बिफोर द इलेक्शंस, जिसमें हर सियासी जमात ज़ाहिरी बात है वो जीतना चाहेंगे, और जो स्ट्रेंथ है पार्टियों की वो अपनी अपनी इस्तेमाल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि उनके जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वो भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो जब एक कायद होता है तो पार्टी को उसकी बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। तो पार्टी कारकुनान जो वो ज़्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। तो जैसे कि अब्दुर्रहमान भाई ने भी बताया कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मुतहरिक इसीलिए दिखाई दे रही है कि उनके कायद यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरी पार्टीज़ के भी कायद है, लेकिन वो शायद किसी बेहतर वक्त के इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हैं, फिर जरदारी साहब एक मंजे हुए सियासतदान हैं, वो सिचुएशन को एंड तक देखते हैं और फिर आखिर में आकर डिसीजन कोई भी लेते हैं। तो गहमा गहमी तो नज़र आ रही है। 8 फरवरी को इंतखाबात यकीनी तौर पर हो जाएंगे, तो उसके बाद ही जो हमारा माशी इस्तेहकाम है वो हमें दिखाई देगा। अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है इसमें निगरान सेटअप में भी हमने जो वर्स सिचुएशन थी इकॉनमी की आज से 4-5 माह पहले, तो वो अब बेहतर होती दिखाई दे रही है। तो जब मुकम्मल तौर पर एक पूरा सेटअप गवर्नमेंट का आ जाएगा, उसके बाद आवाम के हालात भी बदलेंगे। ज़ाहिर सी बात है, जब पेट्रोल प्राइसेस कम होंगी, जब बिजली की प्राइसेस कम होंगी, जब आपको गैस सस्ता मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट आम शहरी पर, आम आवाम पर पड़ेगा। अब पेट्रोल की मरहलावार हमने देखा है कि कीमतें जो है कम होती दिखाई दी हैं। एकदम से जो 300 भी क्रॉस कर गई थी पेट्रोल की कीमत, अब वो कम होती दिखाई दे रही है। तो जब पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो उससे जुड़ी हर छोटी मोटी चीज़ की कीमतें जो हैं वो कम होती हैं, और महंगाई में, इन्फ्लेशन रेट में एक खतर खा कमी जो है वाक़ होती है। तो बहरहाल इस तरह से ही अगर जो इक़दामात हैं वो किए गए हैं, तो आइंदा आने वाले दिनों में जब सियासी हमें इस्तेहकाम मिलेगा, इंतखाबात के बाद, इंतखाबात हो जाएंगे, उसके बाद हालात जो है बेहतर होते दिखाई देंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद जो है उसका दामन कभी भी हाथ से नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से आपने बात की कि पंजाब में जो है वो ज़्यादा जोर PMLN का जो है वो दिखाई दे रहा है, दूसरे कंपेटिटिव उनके कोई भी है नहीं मद्दे मुकाबल। दूसरी सियासी पार्टियां उस तरह से ना तो मुतहरिक हैं, ना उस तरह से स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे पहले एक मुकाबला चलता था कि हर पार्टी का कैंडिडेट जो है वो डोर टू डोर अपने वोटर के पास जाता था, जाके उसकी यकीन दहानी कराता था कि आप अगर हमें वोट देते हैं तो आपके लिए ये आसानियां पैदा होंगी, इस तरह की सहूलियात आपको दी जाएंगी। तो आपको लगता है कि अब अपने वोटर्स की तरफ जो है वो कैंडिडेट्स का उस तरह से रुझान और उस तरह से उनकी एक जो है वो काविश होगी उनको इस चीज़ पे लाने के लिए, उनको ट्रस्ट दिलाने के लिए कि आप हमें वोट कास्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी उनको नज़र आ रहा है कि उनकी पार्टी जो है वो पंजाब में तो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और ज़ीनत देखिए, कुछ अरसे से पहले ये डेवलपमेंट स्कीमों पे जो है वो वोट मांगे जाते थे, वोट डाले जाते थे। नून लीग का तो ये हमेशा से एजेंडा रहा है कि वो डेवलपमेंट बहुत करवाते हैं, इस बुनियाद पे वोट दिए जाएं। तो कुछ अरसे से नैरेटिव की बड़ी बात की जाती है, बयानिए की बात की जाती है कि PTI के पास बयानिया है, उन्होंने काम तो कोई किया या नहीं किया, लेकिन एक बयानिया लेके चलते हैं और उसकी बुनियाद पर नौजवानों में बड़े पॉपुलर हैं। तो अभी भी वो बयानिए की जंग लड़ना चाहते हैं कि यहाँ पर हमें इस वजह से हटाया कि हम रशिया से तेल लेना चाहते थे, हालांकि बाद में ले भी लिया, उससे खास फ़र्क नहीं पड़ा। या जो साइफर का मामला है या इस तरह से कई मामला है। तो ये समझ लें कि डेवलपमेंट करवाने वालों और बयानिया की जंग वालों के दरमियान इलेक्शन होगा। दोनों ही अपना अपना जो है वो मंशूर आवाम के सामने रखेंगे। बज़ाहिर तासुर तो ये मिल रहा है जैसे जो PTI के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, या जैसे उनकी लीडरशिप वैसे ही जेल में जैसे 2018 में नून लीग की थी। तो बज़ाहिर तो ये तासर है कि उनकी हुकूमत नहीं बनेगी, नून लीग की बनाने चाह रहे हैं। तो लेकिन ताहम इसमें भी अभी वक्त है, देखना होगा कि मियां नवाज शरीफ इलेक्शन के लिए अहल होते हैं या नहीं होते, क्योंकि इससे पहले भी 2008 में जब वो वतन वापस आए तो इलेक्शन के लिए नाअहल हो गए थे।
2013 में उन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो अगर अभी वो अहल हो जाते हैं और 2024 के इलेक्शन में वज़ीर आज़म बनते हैं तो इससे काफ़ी चीज़ें और तरह से जो है वो बेहतर होंगी। अगर वो अहल बेहतरी नहीं किस होते। तरह से आएगी और चीज़ें किस तरह से जो है वो आवाम के हक में होंगी और कितना पार्टी के हक में बेहतर रहती है, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मुल्क भर में कौमी पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है। महकमा सेहत की जानिब से 27 नवंबर से पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है और पोलियो मुहिम जो है वो 3 दिसंबर तक चलाई जाएगी, जिसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान समेत मुल्क भर के 159 अजला में 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आने वाले टाइम में किसी भी तरह की मजदूरी से बचे तो आज ही इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि जब भी पोलियो टीम्स आपके घर के दरवाजे तक आएँ तो आप अपने बच्चे को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। और 7 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है। 27 नवंबर से पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया जाएगा और ये तमाम कंपेन्स जो है वो 3 दिसंबर तक चलाई जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने बच्चे के मुस्तकबिल को महफूज बनाना चाहते हैं, उसे आने वाली ज़िंदगी में एक खूबसूरत, हसीन और तंदुरुस्त ज़िंदगी और मुस्तकबिल देना चाहते हैं, तो आज इस बात को यकीनी बनाएं कि आपको पोलियो के कतरे अपने बच्चे को पिलाने पड़ेंगे, क्योंकि पोलियो का एक कतरा आपके बच्चे की ज़िंदगी और उसके मुस्तकबिल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि जब भी पोलियो टीम्स आपके घर तक आएँ तो आपका बच्चा अगर स्कूल में है या अगर घर के बाहर है, आपके घर में किसी भी तरह का कोई मेहमान आया है, 5 साल की उम्र तक के तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और महकमा सेहत की जानिब से जो इस मुहिम का आगाज़ है, कौमी मुहिम का आगाज़ है, वो कर दिया गया है 27 नवंबर से और 3 दिसंबर तक जो है इस हदफ को कंप्लीट किया जाएगा। 4 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो के कतरे पिला के उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाया जाएगा। तो इस पूरी मुहिम में महकमा सेहत का और हुकूमती इदारों का साथ दें, बहैसियत शहरी अपने बच्चों की सेहत की जिम्मेदारी उठाएं और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं ताकि उनके मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सके। पोलियो का एक कतरा आपके बच्चे की सेहत, उसकी ज़िंदगी और उसके मुस्तकबिल को महफूज कर सकता है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को अपाहज होने से बचाएं और आने वाले दिनों को उनके लिए और भी खूबसूरत बनाएं, क्योंकि आपका बर वक्त फैसला आपके बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 7 रोज़ा जो मुहिम है उसका आगाज़ 27 नवंबर से हुआ है। 3 दिसंबर तक जो है ये कौमी मुहिम चलाई जाएगी और आपके बच्चों के लिए पोलियो के कतरे इस तरह हैं जिस तरह उनकी ज़िंदगी, उनकी खूबसूरत ज़िंदगी, सेहतमंद ज़िंदगी है। तो सेहत के लिए अगर जो भी काविश की जा रही है हुकूमत की जानिब से, महकमा सेहत की जानिब से, उसमें भरपूर अपना किरदार अदा करें और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। इसमें आपकी लापरवाही आपके बच्चों की ज़िंदगी का ख़तरा बन सकती है, क्योंकि फ़ैसला आज करना है, अगर कल बच्चे को। ये मंशा या सागदार के करीबी लोग हैं, उन तमाम की कंपनीज़ के शेयर ऊपर जा रहे हैं। बाकी मुल्क की सूरत हाल देख लें कि कैसे है। मतलब पिछले एक महीने में 8 से 9,000 इंडेक्स मार्केट का बढ़ चुका है। रुपया जो है वो काफ़ी बेहतर तो हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए 240-50 के करीब, वो तब तक नहीं होगा जब तक बाहर से जो है वो 30-40 बिलियन डॉलर हमारे जो ओवरसीज़ है वो नहीं बेचेंगे। देखिए वो 1 करोड़ 10 लाख के करीब ओवरसीज़ मौजूद हैं, लेकिन पैसे बहुत कम आते हैं क्योंकि वो स्किल्ड लेबर नहीं है। वो सारी की सारी लेबर है कम कीमत पर काम करने वाली। दूसरे ममालिक में स्किल्ड लेबर भेजी जाती है, वो ज़्यादा पैसे कमा के बेचते हैं, थोड़े लोग होते हैं। इसी तरह से बात करें यहाँ पर जो मौजूदा करंट सिनेरियो की चल रही है, तो पासपोर्ट दफातर के बाहर देख लें, लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कोई एक पासपोर्ट जो है वो बंदा जो एग्जेक्टिव दफातर बनाए हुए हैं वहाँ पे सारा दिन लग जाता है पासपोर्ट बनाते हुए, और जो रूटीन के हैं वहाँ तो कई कई दिन लगते हैं या एजेंट्स को पैसे देने पड़ते हैं, फिर जाके काम होता है। तो हर बंदा जो है मुल्क से बाहर जाना चाहता है। तकरीबन कहा जाता है कि ये 25-26 करोड़ से 1 करोड़ तो बंदा बाहर जाना चाह रहा है इस वक्त ना, कि किसी भी मुल्क में जो उनका दाव लग जाए और वो चला जाए। और काम किसी को कोई नहीं आता, किसी के पास कोई स्किल नहीं है, सारे जो है वो ऐसे ही बाहर समझते हैं कि बाहर जाएंगे और पैसा कमा के ले आएंगे, बस दैट से। इंडस्ट्री लोकल यहाँ पर लगाने की जाना कोई किसी का रुझान नहीं है। ब्यूरोक्रेटाइजेशन इतनी ज़्यादा है कि कोई भी बंदा जो कारोबार शुरू करना चाहता है ना, उसके लिए हर्डल्स, इतनी ज़्यादा रुकावटें हैं कि वो इस जानब नहीं आ पाता। सरकारी मुलाजिम यहाँ पर ज़्यादा अमीर होता है और फैक्ट्री का मालिक जो है वो कम अमीर होता है।
उसके पास कम गाड़ियाँ होंगी, सरकारी मुलाजिम के पास ज़्यादा प्रिविलेजेस होंगे, उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे और वो ज़्यादा पैसा कमा रहा होगा। स्पेशली जो ACDC रेवेन्यू में जो लोग होते हैं या पुलिस के लोग होते हैं, इस तरह से जिसका जितना जहाँ पर दाव लगता है वो लगा रहा होता है, और जो प्रोडक्टिव काम है उनकी जानब जो है वो कोई भी ना तो हुकूमत की तवज्जो होती है कि प्रोडक्टिव कामों की जानब जाया जाए, ना ही ब्यूरोक्रेसी या दूसरे तमाम लोग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट समेत चाह रहे हैं कि यहाँ पर प्रोडक्टिविटी की जानब जाया जाए। सभी की ये कोशिश है कि प्रॉपर्टी के ज़रिए अपना पैसा डबल ट्रिपल करें, बाहर के ममालिक में जो है वो चले जाएं। पिछले कुछ अरसे से दुबई की जानब से ऑफ़र दी गई है गोल्डन वीज़े के हवाले से, कोई 2-2.5 करोड़ रुपए की उधर इन्वेस्टमेंट होती है और वो गोल्डन वीज़ा 10 साल का देते हैं। तो पाकिस्तानियों ने उधर तकरीबन को $10 बिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी है। सेम तुर्की की सूरत हाल है, अब लोग बाकू की जानब जा रहे हैं, जहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती है नेशनैलिटी की कि इतने करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदें, नेशनैलिटी लें, तो उधर कई लाख लोग रुक करते हैं। पैसे का जो बेदरेग यहाँ से निकाला जाना है या मनी लॉन्ड्रिंग जिसे हम कहेंगे, वो सिलसिला कभी नहीं रुक सका। चीज़ों की जो स्मगलिंग है यहाँ पर आते समय, वो चीज़ें कभी नहीं रुक सकी। जो लोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वाले या FIA वाले या कस्टम वाले, उनकी जो जॉब्स हैं, उनके पास जितना पैसा इकट्ठा हो चुका है किसी के पास नहीं होगा, और वो सारे इसी काम में इन्वॉल्व हैं कि अपना पैसा समेत दीगर लोगों का पैसा जो है वो बाहर भिजवाना। तो ये फ़र्क है यहाँ पर जो हमारे, आपने बात की सोशल मीडिया पर, इस वजह से लोग पिछले कुछ सालों में ज़्यादा बाकी हुए हैं। कोई भी देखें हमारा हुक्मरान जो और उन्हीं, क्योंकि हम देखते हैं अब्दुर्रहमान की हर किसी की अलग सोच है, यूथ की अलग सोच है, जितने भी हमारे मतलब बड़े हैं, हमारे पेरेंट्स भी हैं, उनकी सियासत को लेके अलग उनका नज़रिया है। तो हर किसी का नज़रिया अलग हो सकता है, किसी की पसंद अलग हो सकती है। फिर हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि किसी लीडर ने किसी यूथ को जो है वो वर्गला दिया है, या किसी का, हर किसी का अपना नज़रिया है, और ये हर शहरी का हक भी है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपने लीडर का इंतखाब करे और वोट कास्ट करे। सियासत के हवाले से मज़ीद बात करेंगे वक्त वक्त छोटी सी ब्रेक का। We'll be right back after a short break. वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। सियासत के हवाले से बात करें तो बहुत सारी तब्दीलियां जो हैं वो हालिया कुछ महीनों में हमें दिखाई दी हैं। अक्टूबर के बाद स्पेशली हमने देखा है कि जैसे ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी हुई है तो बहुत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो गई है, बड़ी सरगर्म हो गई है। हालांकि जिस तरह से पंजाब में पहले एक कंपटीशन हमें दिखाई देता था, उस तरह का कंपटीशन दिखाई नहीं देता, और इस तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि शायद उस तरह का उनको अब टक्कर देने के लिए इलेक्शन में कोई पार्टी मौजूद भी नहीं है, और बड़े ही वो आसानी से ये पार्टी जो है वो जो इलेक्शन है उसको जीत जाएंगे। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और ये बड़ा दिलचस्प सूरत हाल रहेगी, क्योंकि अक्सर तब एक टर्निंग पॉइंट होता है जब आप कुछ और सोच रहे होते हैं और हालात बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो जाते हैं। तो लोगों की डिफरेंट तरह के लोग हैं, उनकी राय भी डिफरेंट तरह की है। और यूथ के हवाले से जब हम स्पेशली बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का एक बहुत ही मैसिव जो पार्ट है वो हमारी यूथ है, और यूथ की अपनी सोच है, यूथ के अपने जो है वो लॉजिक्स हैं, रीजंस हैं, तो वो किस तरह से इस पूरे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगी वो देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। और इस हवाले से किस तरह की एक्टिविटीज़ स्पेशली जितने भी यूथ विंग्स हैं या हमें जो कारकुन नौजवान कारकुन दिखाई देते हैं, उस तरह किस तरह से वो मुतहर्रिक हैं इस पूरे हालात में, और किस तरह की उनकी जो है वो अहम किरदार रहेगा आने वाले दिनों में, इसी हवाले से हम जानेंगे अरसलान से। अरसलान, आप क्या देखते हैं? ज़ाहिर बात है फील्ड में निकलते हैं, डिफरेंट तरह के लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, तो आप क्या समझते हैं कि जितनी हमारी यूथ है वो चाहे किसी भी पार्टी से है, तो उनकी एक्टिविटीज़ कैसी हैं और उनका जो किरदार है वो कितना अहम हो सकता है आने वाले इलेक्शंस में? देखें, यूथ का बहुत अहम किरदार होता है किसी भी इंतखाबात में। अब पाकिस्तान की 60% यूथ है, और 60% यूथ में से अगर आप अंदाज़ा लगा लें कि 70% भी वोट कास्ट कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और फ़िलहाल जो यूथ है, यूथ का नज़रिया और इंतखाबात और सियासी नज़रियात जो हैं वो टोटली मुख्तलिफ हैं। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पाए जाते हैं यूथ के अंदर। यूथ सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा तकसीम हो चुकी है। एक बहुत बड़ा तबका जो यूथ का है वो एक ख़ास किस्म की सियासी पार्टी से जुड़ा हुआ है, और आप उनको लॉजिकली बीट नहीं कर सकते। उनके पास लॉजिक्स हैं अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए। फिर सोशल मीडिया का
यूथ के साथ जो इंटरेक्शन है और जिस तरह से ये एक नई चीज़ आई है स्पेशली आफ्टर 2013 इलेक्शंस, तो जो सोशल मीडिया उसका बड़ा किरदार रहा है और सोशल मीडिया को हैंडल करने वाली यूथ थी और यूथ है और आइंदा भी यूथ ही इसको लेकर के चलेगी। तो यूथ जो है वो अब एक पार्टी कहा जाता है कि वो उससे ज़्यादा मुंसलिक है। तहरीक-ए-इंसाफ की जो यूथ विंग है वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक हमें दिखाई देती है। कोई भी आप ले लें सिचुएशन, उसमें वो एक बड़ा किरदार अदा करते हैं। तो जो यूथ है वो तो वोटर्स, ज़ाहिर बात है, एक पार्टी के पास है। दूसरी पार्टी जो है वो अभी भी पुरानी सियासत कर रहे हैं, उनके पास सोशल मीडिया के सेल्स हैं, सोशल मीडिया की टीम है, लेकिन वो उतनी कारआमद और मुतहरिक नहीं है जितनी तहरीक इंसाफ की है। तहरीक इंसाफ ने जो सोशल मीडिया के थ्रू बयानिया बनाया हुआ है, अब तक वो कोई भी बयानिया हो उनकी लीडरशिप की जानिब से दिया जाता है, वो उसको डिफेंड करने में अपना सारे का सारा जो एफर्ट है वो लगा देते हैं और वो उसको डिफेंड करने में कामयाब भी हो जाते हैं। दूसरी जानिब हमें कंपैरेटिवली जो दूसरी पार्टी जैसे कि पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम लीग नून है, उनके जो मीडिया विंग्स है वो उस हद तक मुतहरिक नहीं है कि वो पीटीआई के बनाए गए सोशल मीडिया के बयानियों को बीट कर सके। हमने अक्सर देखा होगा ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा होता है, तहरीक इंसाफ वहाँ पर बीट कर रहे होते हैं और ये यूथ को, जो दूसरी यूथ है जो कि उस तरह से सियासत में एक्टिव, उनको एक्टिव करने में भी बड़ा किरदार रहा है सोशल मीडिया विंग्स का, और यूथ को सियासत में लाने में भी बड़ा किरदार अदा रहा है सोशल मीडिया विंग्स का। और इसमें तहरीक इंसाफ और स्पेशली जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उनकी जानिब से जो यूथ को एक्टिव किया गया है, यूथ को सियासी तौर पर एजुकेट किया गया है, नज़रियात डेवलप किए गए हैं, वो कोई भी पहले लीडर नहीं कर सका। यूथ को निकालने में, यूथ को सियासी तौर पर मुतहरिक करने में कोई लीडर भी उस तरह से काम नहीं कर सका जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने या तहरीक इंसाफ ने किया है। खुसूसी तौर पर अगर इस तनाजुर को देखा जाए तो यहाँ पर जो बाकी टीम्स हैं सोशल मीडिया विंग्स की सियासी, वो उस तरह से मुतहरिक दिखाई नहीं देती। एक पूरा बयानिया डेवलप किया जाता है और उसको डिफेंड भी किया जाता है। जैसी भी सिचुएशन हो वहाँ पर बाज़ औक़ात ये नहीं होता कि वो ठीक भी हो, जो एक सियासी जमात एक नज़रिया या एक बयानिया बना रहे होते हैं। बाज़ औक़ात फैक्ट जो हैं वो आपको मैनिपुलेट करके भी ज़ाहिर किए जाते हैं, लेकिन यूथ को निकालने में और उन फैक्ट पर पक्का उनको करने में जो किरदार एक सियासी जमात का रहा है वो दूसरी का नहीं रहा। अब यहाँ पर आपने कहा कि इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो इंतखाबात होने जा रहे हैं उससे पहले जो सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा शुरू किया जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव कह लें या नेगेटिव कह लें, वो उस जमात के लिए तो पॉजिटिव ही होगा बहरहाल, लेकिन दूसरी जमातों के लिए वो नेगेटिव होगा क्योंकि उन्होंने काउंटर नैरेटिव तो रखना ही है बहरहाल। तो जो वो प्रोपेगेंडा बनाया जाएगा उससे यूथ की बड़ी तादाद बाहर निकलेगी और वोट जो है अपनी पसंदीदा पार्टी को डालेगी। आपने बात की कि जो एक सियासतदान एक वक्त पर बुरा था, आज वो अच्छा कैसे हो गया? तो जो अभी फ़िलहाल बुरा है वो पहले अच्छा कैसे था, ये भी तो सवाल नहीं कर रहे कि कौन अच्छा कौन बुरा है, ये आवाम का एक नैरेटिव है। हाँ, जो एक नैरेटिव बिल्ड हुआ है कि जैसे अब्दुल रहमान साहब ने बात की कि मियाँ साहब अब आए हैं तो वो मुल्क की हालात बेहतर कर देंगे, तो जब मियाँ साहब गए थे तो वो इतने बुरे कैसे हो गए? तो जो अब बुरा है या जिसको एक साइड पर किया हुआ है तो वो अब बुरा कैसे हो गया? जब वो आया था तो तब तो ये भी कहा गया था कि ये आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कोई भी सियासतदान उतना बुरा या गंदा नहीं होता, ये दैट्स अ डर्टी पॉलिटिक्स। इसमें कुछ भी ये नहीं कहा जा सकता कि फिट एंड फाइनल है। हमने पहले ऐसा भी देखा था इस्लान, अगर यूथ की बात करें, जैसे आपने कहा कि मेजॉरिटी जो है वो 60% यूथ की है, तो अब्दुल रहमान पहले हम देखते थे कि खवातीन का इतना ज़्यादा रुझान सियासत की तरफ नहीं होता था, लेकिन गुजरते हुए अदवार में हमने देखा है कि मौजूदा सूरत हाल में खवातीन बड़ी एक्टिव हैं और खवातीन कारकुन भी जो प्रॉपर जो सियासत से मुंसलिक हैं वो भी बड़ी मुतहरिक दिखाई दे रही हैं। तो आप किस तरह के समझते हैं कि उनका कितना पार्टिसिपेशन हो सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि कंपेन्स प्रॉपर स्टार्ट होंगी, इलेक्शन से पहले की बहुत ज़्यादा आपको पता है गहमा गहमी होती है, तो खवातीन कारकुन के हवाले से उनका जोश व जज्बा कैसा है? जीनत देखें, यूथ जो है वो बिलावल सबसे कम उम्र सियासतदान है लेकिन यूथ इकट्ठी नहीं कर सकी। मरीम नवाज खातून है, इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो रही हैं, ख़वातीन की जानब उनकी कोई ख़ास तवज्जो नहीं रही, मरीम की भी नहीं रही। उनके जलसे में कोई खातून नहीं होती, मर्द ही होते हैं सारे। उनके साथ स्टेज में बस मरीम औरंगज़ेब होती है, कोई ख़वातीन लीडर्स भी नहीं होती। पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए जो इलेक्शंस में मौक़े ना होने के बराबर है। मेरा ख्याल है कोई 10 से 15 सिर्फ सीट्स होंगी जहां पर ख़वातीन MNA या MPs बनती हैं, और वो भी उनकी फैमिली की सीट्स होंगी, अपने बलबूते पर एक सीट भी नहीं है। बाकी सारी रिजर्व सीट्स हैं जो परवेज़ मुशर्रफ ने यूरोपीय यूनियन की डिमांड्स पर रखी थी कि ख़वातीन को जो है वो एम्पावर करना। इसी तरह से नौजवानों को टिकट देने का कोई रिवाज नहीं था।
ये ज़्यादातर क्रेडिट जो बहरहाल फिर भी जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म के नाम जाता है कि उन्होंने ख़वातीन और यूथ को बड़ा मुतहर्रिक किया, एक्टिव किया, टिकट्स दिए, जितवाया, सामने लाए, जो भी उसका नेगेटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन बाकियों की ना तवज्जो थी, ना भी है, ना बिलावल अभी यूथ पर काम कर रहे हैं, ना मरियम नवाज़ ख़वातीन पर काम कर रही हैं। उनका वही जो सिक्का बंद सियासत होती है कि जो इलेक्टेबल्स होते हैं उनको इकट्ठा कर लें, वो जीत जाएंगे। पाकिस्तान जब बना नहीं था, 1945-6 में इलेक्शन हुए थे, तब भी ये इलेक्टेबल जीत गए थे। कायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग पंजाब से हार गई थी, ये इलेक्टेबल्स थे जो यूनियनिस्ट के टिकट पर जीते, और जब ये जीते तो अंग्रेज़ ने मुस्लिम लीग में शामिल करवा दिए। यहाँ से ये ऐसा सिलसिला शुरू हुआ और ये 400-500 ख़ानदान है जो पाकिस्तान पर काबज़ है। चाहे इस्टेब्लिशमेंट आ जाए, फौज आ जाए, चाहे जमहूरियत आ जाए, कोई भी बल्दियाती इलेक्शन हों, ये वही ख़ानदान है जिन्होंने सिलेक्ट होना है। इसमें पीर भी हैं, इसमें जागीरदार भी हैं, इसमें वडेरे भी हैं, इसमें जो है वो अब प्रॉपर्टी वाले एंटर हो गए हैं। जो शहर में जगह बची थी कारकुनान के लिए, वो प्रॉपर्टी डीलर्स ने कवर कर ली है कि कॉलोनी मालिकान उनके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो सब कुछ जो है वो अपने हक़ में कर लेते हैं। सर्वेज़ भी उनके हक़ में हो जाते हैं। जो पार्टी लीडरशिप होती है मुकामी लेवल की, उनके स्पॉन्सर होते हैं, सारे अखराजात उनके उठाए होते हैं और वो आगे उनको पार्टी क़यादत के साथ मिलाते हैं। वहाँ पर 4-5 करोड़ पार्टी फंड में दिया जाता है और टिकट उन्हें मिल जाता है। ऐसे ही वो लोगों को बिरयानी खिला के, पुलाव खिला के जीत जाते हैं और फिर जो वो अपने प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट पूरे करते हैं। तो ये सारा कुछ अब ये मतलब सारे इसके खिलाफ जो बयानिया था पीटीआई का, या अभी भी जो थोड़ा बहुत बाकी बचा है, तो बेशक उन्होंने सारे लोग साथ मिलाए, वही इलेक्टेबल्स के गंदी गेम खेली। 18 में सब कुछ वही मिलाया, बाद में ज़िमनी इलेक्शंस में भी इलेक्टेबल्स को टिकट दिया। लेकिन बहरहाल एक बात है कि बात की जाती है, उनको बुरा समझा जाता है, उनको बुरा कहा जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जहांगीर तरीन के खिलाफ तब कार्रवाई की जब वो अपने अरूज पर थे। तो कुछ चीज़ें बहरहाल अच्छी थीं। मसला दूसरा है कि दूसरी जो रवायती पार्टीज बन चुकी हैं उनकी जानिब से कोई गैर रवायती काम सामने नहीं आता, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लोगों को मोबिलाइज करने के हवाले से, अट्रैक्ट करने के हवाले से कोई नारा जहाँ नहीं से दिया जाता। साल जिस ट्रैक पे चलते जा रहे हैं, कुछ तब्दीलियां हमें सियासत में दिखाई दी, वो अच्छी भी होती हैं। सारी बात है कि जब पार्टी आती है तो बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, बहुत सारे एक्शंस लिए जाते हैं, कुछ बेहतर होते हैं, कुछ नहीं। तो अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हक में जो भी चीज़ें हो बेहतर हो। अब दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और सियासत के हवाले से जब भी बात होती है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, तो मैं हमेशा से जब भी हम इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं तो ज़रूर एक बात जाने से पहले करती हूँ कि आप जो है वो अपने वोट की ताकत को ज़रूर इस्तेमाल करें और वोट कास्ट ज़रूर करें, क्योंकि ये आपका हक भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है और आपके हाथ में एक बहुत बड़ी पावर भी है, तो उसे वेस्ट नहीं करें। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक, आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और अगर बात करें हम अपने टैलेंट के हवाले से, तो पाकिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। और शहर फैसलाबाद में देखा जाए तो इतना भरा हुआ टैलेंट है, इतने लोग टैलेंटेड है यहाँ के कि जितनी उनकी तारीफ़ की जाए, जितनी उनको दाद दी जाए वो कम है। क्योंकि हम देखते हैं कि हर तरह के गली मोहल्ले में अक्सर काम करने वाली छोटी छोटी शॉप्स पे हमें ऐसा ऐसा टैलेंट दिखाई देता है कि अगर उसको दाद दिए बगैर जो है ना, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो आई थिंक उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। और जब टैलेंट की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अपने टैलेंटेड लोगों के लिए प्लेटफॉर्म्स को जो है प्रोवाइड करना। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो थोड़ा सा फुकदान इस चीज़ का है कि बहुत कोई अच्छे प्लेटफॉर्म्स मौजूद नहीं है। लेकिन आर्ट्स काउंसिल की तरफ से एक जो है वो बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव जैसे कि हमेशा से लिया गया, उन्होंने आर्ट की खिदमत की है। तो बहुत सारी ऐसी क्लासेस का आगाज़ भी हुआ था, हमने देखा। और हालिया अभी जो है कल्चरल फेस्टिवल भी हुआ है जिसमें डिफरेंट तरह का जो आर्ट है उसको प्रमोट किया गया है। वो किस तरह का पूरा फेस्टिवल रहा और किस तरह आगे मज़ीद इस तरह की एक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है, कैसा हमारे शहरियों का रिस्पांस आया और कितना टैलेंट जो है मज़ीद हमें इसके बाद भी देखने को मिलेगा, इन फ्यूचर किस तरह के हालात होंगे। इन तमाम मौजू पे और आर्ट के हवाले से बात करने के लिए आज हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है मोहम्मद इब्रार आरम, डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और साथ ही साथ इस मौजू पे बात करने के लिए हमें हमारी रिपोर्टर है खिलजा लियाकत, उन्होंने भी
भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम फिल्जा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत मुबारक हो के इतना कामयाब फेस्टिवल गया है और इतनी दाद जो है वो मिल रही है। आप क्या समझते हैं पूरे फेस्टिवल के हवाले से कि किस तरह का टैलेंट जो है मज़ीद लोगों को जो है इन फ्यूचर देखने में मिलेगा, और ये पूरा जो एक इनिशिएटिव था या जो पूरा एक काविश थी वो कितनी ज़्यादा जो है वो सफल रही? देखिए, ये 10th फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल था और मुझे नहीं, मैं अभी रिसेंटली को 3 माह हुए मैं पोस्टिंग हुई है, जी जी। मुझे इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी अच्छा। कि ये इतने इसमें लोग आएंगे, लेकिन मैं हैरान रह गया। 2 दिन का था, सेशन इसके थे, सेशन वाइज था। ओके। तो मैं अगर मेरी एक सीट चाहिए थी तो हमें बंदा भेजते थे, यार देख के आओ तो बंदा मेरे को सीट खाली है कि नहीं। इवन स्टेप्स पे भी लोग बैठे हुए थे। फैसलाबाद के लोगों का इतना इंटरेस्ट मेरे लिए हैरान कौन था कि बहुत शानदार। यानी इसका मतलब है कि ये जितना ये इन्होंने दिखाया, ये इसकी सक्सेस, इस दफ़ा कहते हैं कि रश बहुत ज़्यादा था, लेकिन यही इसकी सक्सेस थी कि हमें जगह ही नहीं मिल रही थी। बिल्कुल, और क्योंकि ज़ाहिर बात है कि जब लोगों का इंटरेस्ट हो लेकिन जगह ना हो तो एकदम से जब उनको कोई भी ऐसा मौका मिलता है तो वो फिर भरपूर उसमें हिस्सा भी लेते हैं। और ज़्यादा किस तरफ लोगों का रुझान आपको दिखाई दिया? क्योंकि डिफरेंट तरह के, जैसे आपने बोला, सेशंस थे, लोग अपने दिलचस्पी के हिसाब से उन सेशंस में हिस्सा ले सकते थे। तो आपको क्या लगता है, क्या देखने में आया कि लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा किस तरफ था? यूथ मोस्टली थी और लिटरेरी, जैसे मुशायरा सबसे अगर हाईली अगर अटेंडेड अगर इवेंट था जिसमें स्टेप्स पे भी लोग बैठे थे, वो मुशायरा था और 80% यूथ थी। बिल्कुल। यूनिवर्सिटीज़ के यहाँ के नौजवान आए हुए थे और इतनी समझदार थे कि जो शेर अच्छा था उसको भरपूर दाद भी देते थे। ये नहीं कि एक मुशायरे के लिए भर्ती नहीं हुई थी। यानी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ये शायर आ रहे हैं, तो उनके जो उनका पसंदीदा शायर थे उसको, उस शेर को भरपूर दाद मिलती थी और शायर की भी हौसला अफजाई होती थी। कि देखें, मुझे बड़ी हैरान थी क्योंकि मैं देख रहा था कि मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी, मैं इस एरिया को इतना ज़्यादा नहीं जानता था। अच्छा। लेकिन हैरान कौन था। तो इससे पहले आपकी पोस्टिंग किधर थी? मेरी पोस्टिंग इससे पहले सरगोदा रही है, मरी रही है, मैं लाहौर सेक्रेटेरिएट में रहा हूँ, लाहौर हेडक्वार्टर जो हमारा है पंजाब आर्ट्स काउंसिल का, वहाँ पे रहा हूँ। लेकिन ये मेरे लिए हैरान कौन था कि यहाँ के लोगों की पार्टिसिपेशन, उमूमन अदबी प्रोग्राम्स पे इतनी पार्टिसिपेशन नहीं होती। मजाक डिबेट होती है तो यूथ, फिर जब यूथ को काबू करके लाना यहाँ बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे हमें किसी को कहना भी नहीं पड़ा और ये खुद आए। और वो यही कामयाबी होती है कि लोगों का जो एक जमे गफ़ीर आपको दिखाई दे और कामयाबी के साथ और लोग उसको एंजॉय करें। क्योंकि खलसा हम देखते हैं कि फैसलाबाद में इतनी इंटरटेनिंग एक्टिविटीज़ नहीं है इंटरटेनमेंट के हवाले से, तो ये एक बड़ा ही अच्छा पूरा जैसे कि इवेंट रहा है। आप क्या समझती हैं कि कितना यूथ ने इसमें भरपूर हिस्सा लिया और आपको क्या देखने में पूरा मिला? मुझे ये लगता है फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल की अगर ख़ास तौर पर बात की जाए, ये शायद वो वाहिद इवेंट होता है जिस पे बहुत ज़्यादा यूथ का रश होता है। हमारे बहुत सारे नौजवान जो इसमें हिस्सा लेते हैं। ये 10th इवेंट है इस दफ़ा। पिछले साल भी मैंने ये इवेंट किया। अगर इस दफ़ा भी कंपेयर करूँ, हर साल जो है इसमें मतलब पहले से बढ़ता हुआ रुझान जो है वो हमें दिखाई देता है। क्योंकि हम लोग जो है वो शायद वेट कर रहे होते हैं, हमारा बहुत सा ऐसा टैलेंट आता है, हमारे बहुत से ऐसे एक्टर्स आते हैं जिनके लिए सब जो है वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो आएँ, हम उनको सुने। क्योंकि पैनल टॉक्स होती हैं जिसको बहुत एंजॉय किया जाता है। आप उनकी स्टोरी सुनते हैं, उनकी लाइफ से रिलेटेड सुनते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है वो मुझे लगता है सुनने में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक चीज़ जो है वो जनरली जब आप उसको काम करता हुआ देख रहे हैं, उसको एक्टिंग में देख रहे हैं, जैसे बरोज़ सब्ज़वारी था, सरमत खोसट आया था, तो वो शायद एक डिफरेंट डेक्लरम होता है। लेकिन अगर आप वहीं जो है उसको जो एक पैनल पे देखते हैं, एक टॉक शो में देखते हैं, वो अपनी डिफरेंट लाइफ की सक्सेस स्टोरीज़ बताते हैं, अपनी स्ट्रगल के बारे में बताते हैं। ना सिर्फ लोग सुनते हैं उसे, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी होते हैं। तो ऐसी पैनल टॉक्स के लिए शायद बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि लोग जो है वो कहीं ना कहीं जानना चाह रहे होते हैं। और ये नहीं, हम लोग देखते हैं कि हर दफ़ा जो हमारे वही एक्टर्स आ रहे हैं या फिर अगर चेंज हो रहे हैं, हर दफ़ा वो एक नई स्टोरी के साथ आते हैं, हर दफ़ा अपनी एक डिफरेंट सक्सेस शेयर करते हैं, अपनी डिफरेंट स्ट्रगल के बारे में बताते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी इंस्पायरेशन होती है, हमें बहुत कुछ वहाँ से सीखने को मिलता है। और मुझे लगता है लिटरेरी फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है जो अदब से वाबस्ता है। तो ऐसे फेस्टिवल का होना और इसमें नौजवानों का इतना ज़्यादा होना, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो जैसे इससे पहले डायरेक्टर ने बात की, डायरेक्टर अबरार आलम ने, कि हमारे मुशायरे में देखे थे कि बहुत ज़्यादा रश था और बहुत ज़्यादा यूथ ऐसी थी जिसको मुशायरे में इंटरेस्ट था, वो दाद दे भी रही थी, उसको सुन भी रहे थे और महसूस भी हो रहे थे बहुत ज़्यादा। मैं खुद वहाँ पे ऑन ड्यूटी थी उस टाइम पे, लाइक बाहर भी कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग जा रही हूँ, अंदर जाके भी सुन रही हूँ, लेकिन वो ये आप होते हैं ना, कोई चीज़ आपके लिए छोड़ना मुश्किल हो जाता है।
तो वो ये होता है कि नहीं यार एक भी पैनल हमसे मिस ना हो जाए। बिल्कुल, और सुनने क्योंकि सारी ज़रूर। बातें ये ऐसी स्टोरीज उनकी लाइफ की होती हैं जिनसे हम बड़ा रिलेट बाद में कर पाते हैं, और बड़ी, जैसे आपने कहा कि लोगों को बड़ा मोटिवेशन भी मिलती है। अगर हम अपने स्टार्स के हवाले से बात करें सर, बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो हमें इस फेस्टिवल में देखने में मिले, तो उनके आने से आपको क्या लगता है कि कितनी जो है वो इवेंट की शान बढ़ गई और कितना चार चांद लग गए? देखिए हम लोग जब खुद छोटे थे, नूरुल हुदा शाह जी कराची टेलीविजन से जो आती थी, उनके राइटर्स जी वो थी अपने अब्बास नैयर, एक बहुत बड़ा नाम है बिल्कुल, उर्दू बिल्कुल। लिटरेचर में, वो थे, असगर नदीम सैयद थे। इनकी आपस में देखिए ये अपने मुशाहिदात और तजुर्बात को शेयर किया उन्होंने कि हम उनकी किस तरह उनकी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आ पाए। तो आज इस स्टेज पे 30 ईयर बैक उन्होंने जो आज से पहले अपने प्लेस लिखे थे, नूरुल हुदा शाह बता रही थी कि 26 ईयर्स की उम्र में उन्होंने पहला ड्रामा लिखा था। अच्छा, तो देखिए वो अब आज तो वो 33 ईयर्स हो चुके हैं उसको बात को। तो वो अपने तजुर्बात, एक्सपीरियंस, मुशाहिदात को शेयर कर रहे थे। हम वो सारे इनमाग से सुन रहे थे। इस फेस्टिवल की एक और जो अच्छी बात मुझे लगी कि यहाँ यूथ आई हुई थी। मुझे डर था कि जहाँ यूथ हो तो थोड़ी बार डिसिप्लिन खराब थोड़ा होगा, होता था। लेकिन ये इतने कल्चर्ड और वेल मैनर्ड थे कि ये लोग बिल्कुल सुकून से एंजॉय करने आए थे। उस फेस्टिवल को इन्होंने एंजॉय किया कि हमें मजा आ गया, क्योंकि फैमिलीज भी बैठी थी, बिल्कुल। हमें डर था, यूथ बच्चियां भी थी, बच्चे भी थे, जी। तो हो सकता है कि कोई शोखापन नजर आए, हाँ जी। वो नहीं नजर आया। यानी ऑडियंस भी वेल कल्चर्ड और वेल मैनर्ड थी। बिल्कुल, और ये बड़ी अच्छी बात है कि अपने इतने बड़े लेजेंड, जब जिनके जैसे कि बेरोज सब्जवारी हैं, सरमद खुर्शीद हैं, ये वो लोग हैं जिनको हम टेलीविजन स्क्रीन पे देखते हैं, और अगर एज फैंस की बात की जाए तो एक फैन मोमेंट होता है, हर लोग उनको देखते हैं टीवी और स्क्रीन बहुत पे मैं देखना। कहती हूँ सिर्फ उनके लिए नहीं, लाइक मैं इंटरव्यू कर रही थी, आपको खुद होता है कि नहीं हम इनको इतने ऐसे ऐसे स्क्रीन पे देखते आ रहे हैं, तो हम इनका इंटरव्यू करने, आपके लिए खुद एक प्राउड मोमेंट होता है, और आप उस टाइम पे शायद बहुत अच्छा फील कर रहे होते हैं ना। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है। और लिटरेरी फेस्टिवल की अगर बात की जाए, एक ऐसा फेस्टिवल जो होता है अदब से वाबस्ता है, तो फिर वहाँ पे जो लोग हैं जो आएंगे वो कितना डिसिप्लिन होंगे, बिल्कुल। और वो उस चीज़ का मुजाहिरा नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका मकसद जो वो फौत हो जाएगा। तो शायद उन्होंने वो ये डिसिप्लिन दिखा के इस चीज़ को शो किया कि अगर हम लिटरेरी फेस्टिवल में आए हैं तो हम भी इसका पार्ट है। उन्होंने वो बिल्कुल। हर चीज़ शो की, उस तरह से अपना इंटरेस्ट दिखाया, उस तरह से उसने वो फिर होते ना, आप डिफरेंट सुन रहे होते हैं चीज़, उसके बाद आप इम्प्लीमेंट, फिर आपकी डिस्कशंस चलती हैं बहुत ऐसे बिल्कुल, पर। बिल्कुल। और वैसे भी अदब की जब खलसा बात की जाती है तो एक वो सेंसिटिविटी, एक थोड़ा सा मुहज़्ज़बपन, वो भी उसमें से झलकता है। बिल्कुल अदब एक ऐसे है। वर्ड ही ऐसा है कि जैसे, और जैसे आप बता रही थी कि पैनल टॉक्स हुई, तो क्या इसमें हमारी ऑडियंस के साथ भी उनको इंटरेक्ट करने का मौका मिला, या सबने अपनी अपनी स्टोरी शेयर की? वो इसमें ये होते हैं, पैनल टॉक होती है, उसके बाद एक क्वेश्चन सेशन होता है, उसमें जिसका कोई क्वेश्चन होता है, हर बंदा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दिया, उस टॉक में से कोई ना कोई अपना क्वेश्चन करते हैं, और ऑडियंस को ज़रूर मौका मिलता है कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके कहीं ना कहीं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है कि आप डायरेक्टली ना सिर्फ अटेंड कर रहे हैं उनकी टॉक, बल्कि कहीं ना कहीं आप इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, आप अपना बिल्कुल। क्वेश्चन भी सामने रख रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है। बिल्कुल, क्योंकि ये वंस अ मोन, आप जैसे कहते हैं कि आपको एक बार कभी मौका मिलता है कि इस तरह अपने जो स्टार्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करने का, और फिर लोगों का से, जैसे आपने बताया, यूथ में आपको क्या दिखाई दिया? ज़्यादा हमारी जो थे मर्द हजरात थे या ख़वातीन थी, या दोनों की तादाद मिक्स इक्वल थी? वहाँ मेल फीमेल का कोई कंसेप्ट नहीं था, बहुत दोनों ही एक ही, मैं कहता हूँ 55-45 होगा, इससे बिल्कुल इक्वल लग रहे थे, और बिल्कुल एक ही एज ग्रुप है, 30 बिलो 30 थे सारे। बिल्कुल। और इसके बाद मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इस तरह के इवेंट टाइम टू टाइम होते रहे, हालांकि जैसे आप बता रहे हैं कि एनुअली खिलसा ये इवेंट था, तो सर अगर इस तरह की एक्टिविटी होती रहे तो मुझे लगता है कि बहुत सारा भरपूर टैलेंट जो है हमें देखने में शहरियों की तरफ से मिलेगा, क्योंकि उनके पास एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म क्योंकि आर्ट्स काउंसिल ने पहले भी उनको प्रोवाइड किया है, डिफरेंट तरह की क्लासेस का आगाज़ भी हुआ है, तो उसका कैसा फीडबैक है, कैसी जा रही है उसकी रजिस्ट्रेशन का अमल? उसका भी बहुत अच्छा हुआ। ये आप सिटी 41 तो इसको करता भी रहा जी है। बिल्कुल। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो कि 100+ हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। अच्छा, वो माशाल्लाह। हालांकि पहली दफ़ा शुरू करने जा रहे हैं, तो उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आया। फिर हम एक और करना चाह रहे हैं कि इंटर यूनिवर्सिटी ड्रामा फेस्टिवल भी ला रहे हैं, हाँ, जिसमें यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, आप उनके जो ड्रामेटिक क्लब्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। मेरा मकसद ये होता है कि लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए, उनकी एंटरटेनमेंट थ्रू एजुकेशन,
इस तरह की जाए कि उनका इंटरेस्ट भी रहे और थोड़ा सा हम मैसेज भी दे सकें, बिल्कुल क्योंकि हमने ये, क्योंकि फ्यूचर तो इनका है, यूथ का है। बिल्कुल। अब इन्होंने है ना, हम तो जाने वाली जनरेशन में से हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी तरह जिस तरह भरपूर वाकई ये शहर दिखा रहा है अपना इंटरेस्ट, यहाँ के लोग वो उसमें भी अपना इंटरेस्ट दिखाएं। बिल्कुल। और इस तरह की तमाम तरह एक्टिविटी से इन फ्यूचर उनके लिए कितनी फ्रूटफुल साबित होंगी? देखें ना कि अगर इतना है कि जब बोरिंग होता है लिटरेरी फंक्शन या उस पर इनकी पार्टिसिपेशन इतनी ज़्यादा थी कि इतना इंटरेस्ट के साथ देख रहे थे, तो उसको भी मुझे लगता है कि 8 साल से जितनी भी एक्टिविटीज हम करेंगे जो उसको कामयाब करें। अभी जो भी हम ज़्यादातर क्योंकि ऑडिटोरियम रेनोवेशन का काम था, तो हमने कुछ आर्ट गैलरी में अभी एग्जीबिशन लगाए कैलीग्राफी की, पेंटिंग की, उस पर रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा था, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, अगर इसी में एक चीज़ ऐड करूँ, मुझे इनकी बहुत एक और अच्छी बात लगी, लाइक आर्ट कॉम्पिटिशन्स और एग्जीबिशन तो बहुत ज़्यादा होती थी, इन्होंने एक जो किया ना कि कैश प्राइजेस रखे, उससे बहुत इन्वॉल्वमेंट मुझे लगी। मतलब इन्होंने 3-4 सेशन ऐसे कराए हैं जिसमें इन्होंने कैश प्राइजेस रखे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए डिफरेंट। हाँ, तो वो अट्रैक्शन तो देनी चाहिए, यूथ को देनी चाहिए, वो बहुत अच्छी बात वो है। देनी चाहिए क्योंकि इनमें इंटरेस्ट बढ़ता है। मकसद ये है कि हम चाह रहे हैं कि फ्यूचर का साथ कैंप भी आए, बिल्कुल अब्दुर्रहमान चुगताई भी आए। तो अब ये बंस तो नहीं करनी ना कि अगर ये हमने हमारे यहाँ पैदा हुए हैं तो हो सकता है इससे बड़े नाम भी पैदा हो जाए, तो हम इंसेंटिव देते हैं बच्चों को कि इस जानिब आएँ, ये आर्ट की फॉर्म्स हैं इसमें आए, और बहुत शानदार रिजल्ट है। अभी ये कंपटीशन में कैलीग्राफी में हमारा एक आर्टिस्ट ने पहली पोजीशन ली है। अभी हमारे कमिश्नर ऑफिस में रेनोवेशन का वर्क शुरू था, तो मुझे उधर से बताया गया कि जी इसमें कुछ पेंटिंग्स की वगैरह के लिए देखें, तो हमने उस बच्चे को असाइनमेंट दी, और आज जो कमिश्नर ऑफिस में 80% जो काम लगा है वो उस बच्चे का है। वो इस शहर का देखेंगे, इस शहर का बच्चा था, उसने इतना शानदार काम किया। अब जो सीएम ने उसकी इनॉग्रेशन की थी, कॉन्फ्रेंस रूम था, कमिश्नर का ऑफिस था, वहाँ लॉबी थी, एंट्रेंस थी, वहाँ सारी उस बच्चे की लगी हुई पेंटिंग। अवैस है आई थिंक उसका नाम। जी, मतलब इस तरह फिर जो है जब पजीराई मिलती है, फिर काम मिलता है, तो फिर वो जो आपका पैशन होता है वो भी बढ़ जाता है। और जिस तरह से आपने कहा कि वो रिवॉर्ड्स कैश प्राइज की सूरत में रखा गया, तो इस तरह का हेल्दी कंपटीशन जो है वो पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि वो अब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किल को खुद पॉलिश करें, क्योंकि हमारे यहाँ उस तरह से ट्रेनिंग सेंटर्स मौजूद नहीं है, ना ही हमारी उस तरह से क्लासेज होती हैं, ना एक्टिंग की, ना सिंगिंग की। तो उन तमाम हालात में आर्ट्स काउंसिल की तरफ से क्लासेज का होना एक तो बहुत बड़ी आर्टिस्ट के लिए ब्लेसिंग है, और फिर इस तरह का आगे मौके भी जो है वो भी बड़ी एक ज़रूरी है कि हम अपने आर्टिस्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करें। और जितने भी हमारे फैसलाबाद की आवाम है और इस पूरे फेस्टिवल में जिस तरह से उनका रिस्पॉन्स रहा है वो भी काबिल दीद भी था और काबिल तारीफ़ भी था, क्योंकि जैसे सर बता रहे हैं, अगर वो बता रहे हैं क्योंकि वो मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप किसी फेस्टिवल में जाते हो तो आप जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़े अच्छे से बिहेव करके उसे फुलफ़िल करते हो। किस तरह की और मज़ीद इसमें एक्टिविटीज़ जो है वो ऐड ऑन होंगी और इसका क्या मज़ीद फर्दर फ्यूचर के हवाले से भी बात करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और अदब के हवाले से बात करें, आर्टिस्ट की बात करें तो बड़ी एक अच्छी बात है कि फैसलाबाद में इस तरह की एक्टिविटीज़ जब भी होती हैं, कोई भी फेस्टिवल होता है तो लोग उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट भी करते हैं, उसका हिस्सा भी बनते हैं और दाद भी देते हैं जितने हमारे आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि दाद जो है ना किसी की तारीफ़ करना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब आपको तारीफ़ मिलती है ना, मैं तो हमेशा से इस चीज़ की कायल हूँ कि आर्टिस्ट जो है वो दाद का भूखा होता है। ठीक है, पैसे कमाना ये भी सबका एक है, लेकिन एक आर्टिस्ट के लिए तारीफ़ जो है वो सबसे बड़ी उसकी कमाई होती है, और जब आप उसकी तारीफ़ करते हैं, उसको सराहते हैं, तो उसके लिए और ज़्यादा जो है ना वो मोटिवेट हो के नेक्स्ट टाइम और भी ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह की तमाम जो है वो कल्चरल एक्टिविटी हमें आर्ट्स काउंसिल में दिखाई दी कि किस तरह से ना सिर्फ शहरियों ने इसमें हिस्सा लिया, बल्कि जितने भी आर्टिस्ट थे हमारे और जितने भी हमारे पाकिस्तान के लेजेंड थे वो भी इस फेस्टिवल का हिस्सा बने, और बड़ा अच्छा, बड़ा कामयाबी के साथ ये फेस्टिवल रहा। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो इस तरह की एक्टिविटी हमें मज़ीद देखने में मिली। और क्या ये पॉसिबल हो सकेगा कि नहीं, ये हम जानते हैं। सर आप भी बता सकते हैं कि क्या इस तरह की हमें टाइम टू टाइम मज़ीद एक्टिविटी देखने में पूरा साल मिलेंगी, या फिर हमें पूरे साल के बाद इंतज़ार करना पड़ेगा एनुअली के अब इवेंट आए और फिर लोग जाके उसमें का हिस्सा बने? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक जिस तरह नेशनल लेवल का एक फेस्टिवल होता है लोक विरसा में, उसी पैटर्न पे यहाँ फैसलाबाद में भी किया जाए, और उम्मीद रखता हूँ कि उसका इम्पैक्ट इससे ज़्यादा हुआ इंशाल्लाह। बस मुझे जितना इंटरेस्ट यहाँ के लगा है तो
तो इंशाल्लाह वो मेरे है पाइपलाइन में, तो हम इंशाल्लाह इसको करेंगे, जिसमें हम क्राफ्ट, आर्टिजन वर्क होगा, फोक डांसेस, फोक म्यूज़िक, जो एंटरटेनिंग चीज़ें हो सकती हैं वो उसमें शामिल करके एक अच्छा एक सक्सेसफुल इवेंट करने की कोशिश करेंगे। रिस्पांस तो मैंने देख लिया है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको वो दिखाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की दिलचस्पी सामने से आपको ज़ाहिर होती है, रिस्पांस आता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो नेक्स्ट प्लानिंग की जाती है कि हम उसी के हिसाब से करें। अब जैसे आपने बताया कि लोगों की बड़ी दिलचस्पी रही है, तो खलसा पूरे इवेंट में आपने पर्सनली क्या चीज़ ऑब्जर्व की, क्योंकि आप ऑन ड्यूटी भी थी, तो किस तरह के सेशंस में लोगों का, जैसे सर ने बताया कि मुशायरे में बढ़ा था, इसके अलावा किस तरह की एक्टिविटी, किस तरह के सेशंस थे और लोगों का उनकी तरफ रुझान कैसा था? इसके अलावा जब हम बहरूज सब्ज़वाड़ी आए थे और सरमद कौसर आए थे, तब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रश था। और ना सिर्फ ये, मैं देख रही थी जो आर्ट्स काउंसिल के एम्प्लॉयज़ थे ना, वो बात कर रहे थे कि अब ये डायरेक्टर तो आए हुए हैं, मतलब हमारे साथ कोलैबोरेट करते हैं। जैसे अगर देखा जाए अभी 2-3 मंथ में बहुत ज़्यादा इवेंट्स हुए, तो वो कह रहे थे कि हम भी CFL करेंगे ना, अच्छा, कौंसल फेस्टिवल ना। तो मैंने कहा मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप एक फेस्टिवल से इतना इंस्पायर, क्योंकि उन्होंने देखा कि इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ आए हुए हैं और रुझान देखने। और फैसलाबाद के लोगों की अगर बात की जाए, लिटरेचर को देखते हुए ये नहीं रुकते हैं। इसके अलावा किताबों की रोनुमाई के सेशन की अगर बात की जाए, इसमें बुक्स की इनॉग्रेशन होती है, उसमें बहुत ज़्यादा लोग थे, क्योंकि वो देखना चाह रहे थे शायद कि कौन कौन सी नई किताबें हैं। और ना सिर्फ लिटरेरी फेस्टिवल, बाहर जो बुक स्टॉल्स थे उस पर बहुत ज़्यादा रश था। हालांकि मौजूदा दौर में हम देखते हैं कि बुक्स के साथ लोगों का शायद उस तरह से इंटरेक्शन रहा नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी हम देखते हैं कि कहीं बुक्स के स्टॉल्स हैं या कोई एग्जीबिशन है, तो उसमें लोगों की एक बड़ा एक अजीब सा तासुर, जो खुशगवार तासुर है, वो सामने आता है कि लोग उसी तरह से जो है वो बुक्स को जाके देखते हैं, लेते हैं, पढ़ते हैं, तो एक अलग सा फेज बन जाता है। और एक और चीज़ मुझे ना कहीं शायद एक मिसकंसेप्ट कह लें, जैसे डिफरेंट पासेस होते हैं, उस पर होता है कि आपको प्रीवियसली होता था कि आपको जो पास है वो प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उस पर आपको एक बुक जो है वो दी जाती है। लेकिन इस दफ़ा कोई ऐसा सिनेरियो नहीं था, बुक्स परचेजिंग पे थी, लेकिन मैं देख रही थी कि एक फीमेल या कोई एक मेल मतलब स्टूडेंट आते थे, एक बंदा 4-4, 5-5 बुक्स खरीद रहा है अपने इंटरेस्ट की निकाल रहा है। मतलब अभी तक इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है। हम कहीं ना कहीं शायद सोचते हैं, समझते हैं कि अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, या मतलब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हो गया, AI ने बहुत एडवांसमेंट हो गई, तो शायद लोगों ने ना कहीं जो बुक्स छोड़ दी हैं। लेकिन नहीं, अभी भी मुझे देखने में आ रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका स्टॉल पे बहुत ज़्यादा रश था, और मतलब उनकी मैनेजमेंट जब कंट्रोल कर रही थी तो वो उनको कहती है अच्छा ये बुक्स यहाँ पे ही हैं, आप बाद में ले लीजिएगा, अंदर आ जाए, हम पैनल स्टार्ट करने लगे हैं। तो मतलब इस साइड पे भी इतना ज़्यादा मैंने देखा रुझान, जो इनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, खुद के लिए भी, क्योंकि लाइब्रेरीज हैं फैसलाबाद में, बाकी जगह, लेकिन शायद उन्हें वो कलेक्शन, वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिलती है जो वो ढूंढ रहे हैं। क्योंकि लाइब्रेरीज में हम देखते हैं कि साल से जो एडिशंस या जो कलेक्शन पड़ी हुई है वही है, तो शायद टाइम के साथ साथ जैसे हर चीज़ जो है वो अपडेट होती है, इसी तरह हम अगर अपनी लाइब्रेरीज को भी अपडेट करें तो शायद जो पढ़ने वालों का रुझान जो बहुत कम हमें दिखाई देता है लाइब्रेरीज में, वो दोबारा से बढ़ सके। बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि लाइब्रेरीज की बात कीजिए तो मुझे लगता है कि उनकी अपडेशन बहुत कम होती है, उनके बहुत कम सीरियल्स न्यू आते हैं। मैं ये जो दोनों लाइब्रेरीज हैं, म्यूनसिपल लाइब्रेरी, अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी, इनको बहुत कंसिस्टेंटली विजिट भी करती हूँ और वहाँ देखती भी हूँ। वहाँ पे ये होता है कि मतलब चेक कर रही होती हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई नए एडिशन इतने ज़्यादा आए होंगे। और अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी जहाँ पे थोड़ा बहुत अगर कुछ लोग मिलते भी हैं, वहाँ पे भी बुक्स की इस तरह से इंस्टॉलमेंट है जबकि होनी चाहिए। अब वहाँ पे एक और अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, उन्होंने हर एज फैक्टर को देखते हुए बुक्स जो है वहाँ पे थी। बिल्कुल, आपके टीनेज के स्टूडेंट्स, आपके 4 to 5 ईयर्स के स्टूडेंट्स, इसके अलावा 20-25 हर चीज़ की, और इतनी मज़े की बुक थी। ऑटोमेटिक हैबिट्स आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, वही ना कि अगर हर किसी के इंटरेस्ट के हिसाब से जो है वो कैटेगराइज किया जाए चीज़ों को, तो हर किसी का जो है वो उसको पता होगा मेरी दिलचस्पी के अकॉर्डिंग जो है चीज़ मुझे यहाँ से मिलेगी और मुझे जाना भी है। सर अगर थोड़ा सा बिल्डिंग की हवाले से, मेंटेनेंस के हवाले से, क्योंकि थिएटर बहुत टाइम से जो हम देख रहे थे वो रुका हुआ था उसका काम, वहाँ पर किसी तरह की कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, और फिर पहले भी हमारी इस मौजू पर बात होती रही है, तो आर्ट काउंसिल में जो है वो मेंटेनेंस का काम भी स्टार्ट हुआ था, तो वो काम कहाँ तक पहुँचा है और फर्दर हम किस तरह की तब्दीलियां जो है वो इन फ्यूचर देखेंगे? अभी आप विजिट करें, आपको बहुत चेंज है क्योंकि वो 10 साल से कर रहे थे लिटरेरी फेस्टिवल, इस दफ़ा उनके जो मैनेजमेंट आई, मेरे ऑफिस भाई मैं हैरान हो गया, ये आप क्यों मेरे पास इसलिए आए? तो कहने सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं कि इस दफ़ा हमने देखा है कि बिल्डिंग की मेंटेनेंस होगी, वाशरूम्स प्रॉपरली
सारे काम वर्किंग कंडीशन में थे, ऑफिसेज वगैरह भी सारे चेंज कर दिए, जो उनकी सिटिंग एरिया था वो प्रॉपर हमने कर दिया था, तो इसलिए वो बहुत खुश थे। मैनेजमेंट ने इस दफ़ा बहुत इस अप्रिशिएट किया आर्ट्स काउंसिल की, और ये इंशाल्लाह दिसंबर के एंड तक इसका पूरा डेवलपमेंट का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये सारी जो इतने सालों से नहीं हुआ वो रनिंग कंडीशन में आ जाएगी बिल्डिंग पूरी। होप सो इंशाल्लाह ये चीज़ें जो है वो अच्छे से हो जाएं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे ये इस जस्ट लाइक का हमारा एसेट्स है, हमारा सरमाया है, क्योंकि यहीं से हमारा टैलेंट सीखेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। जिस तरह से हमने फेस्टिवल में खलजा देखा कि बहुत सारे पाकिस्तान के नामवर मशहूर शख्सियात जो है उसने हिस्सा लिया, तो फैसलाबाद की कौन सी शख्सियात जो थी वो इस फेस्टिवल का हिस्सा बनी और उनका किस तरह का रिस्पॉन्स था? एक अगर बात करूँ, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट आए थे डॉक्टर खुरम, उसके अलावा डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख आए थे, और इसके अलावा प्रेसिडेंट वुमेन इंटरनेशनल वुमेन क्लब की निगर शाहिद आई थी, एग्जीक्यूटिव मेंबर सहर आई थी, हिना आई थी। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी जो है, इंडस्ट्रियल कम्युनिटी है, वो भी इसमें इंटरेस्ट ले रही है, इसको सुन रही है। और मैंने जब इंटरव्यू किया प्रेसिडेंट का, चैम्बर के जो थे वो अपनी वाइफ को लेके आए थे, अपनी फैमिली के साथ आए थे, उनकी बेटी थी साथ में। तो उन्होंने कहा कि इस दफ़ा तो मैं प्रॉपरली जब वो इनवाइटेड हूँ, लाइक हर साल चैम्बर का एक रूल होता है कि प्रेसिडेंट चेंज होता है, उन्होंने कहा मैं कोई भी लिटरेरी फेस्टिवल छोड़ता नहीं हूँ, अपनी वाइफ को अपनी फैमिली को लेके आता हूँ। तो इसके अलावा भी देखा जाए कि बहुत सारे और इंडस्ट्रियल थे जो आए थे, अपनी फैमिलीज को लेके आए थे। वो कह रहे थे कि बाकी कोई भी इवेंट, कोई भी फेस्टिवल जो है वो कल्चरल होते हैं, आप वो छोड़ सकते हैं, लेकिन लिटरेरी फेस्टिवल को चुनना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि शायद उन्हें लगता है कहीं ना कहीं ये वो वाहिद फेस्टिवल है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इसी तरह आप बात करी थी, बहुत नामवर शख्सियत आई थी, मैं कर रही थी बिरोज सब्जवारी का जब इंटरव्यू, तो वो भी यही बात कर रहे थे, कहते लिटरेरी फेस्टिवल का पार्ट होना मेरे लिए खुद के लिए फ़ख्र की बात है कि एक ऐसा अदब से वाबस्ता फेस्टिवल है, इसमें मुझे बुलाया गया, मुझे मौका दिया गया जहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब कर सकूँ। कहते ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि ऐसे फेस्टिवल पे मुझे बुलाना, कि जहाँ पे जो है वो गुफ्तगू इस तरह से होगी और बहुत ज़्यादा मौतबर शख्सियत आती हैं। तो मुझे लगता है कि किसी के लिए भी जो है ना वो कम बात नहीं होगी। तो अगर एक स्टूडेंट आया था तो उसके तो बहुत प्राउडली बात थी, बिल्कुल, कि हर कैटेगरी के लोग आए थे, उससे डिफरेंट लोगों से मिलने का, डिस्कशन का। और इसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी की एक हमारे पोइट हैं बहुत अच्छे, अदनान बेग, वो आए हुए थे, बहुत अच्छी शायरी करते हैं, आर्ट अंजम स्लीबी थे, जी जी, अंजम से अफसर साजिद यहाँ के लोकल हैं। बिल्कुल, और आजकल तो हम देखते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं कि यूथ का शायरी की तरफ, पोइट की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ गया। बहुत सारा हमें ऐसे लोग देखने में मिलते हैं जो खुद के जो है ना बलबूते पे शायरी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनको पजीराई मिले। और बहुत सारे हमने ऐसे जो है वो टैलेंट देखा भी है डिफरेंट तरह की ऐप्स के थ्रू, कि लोग जो है वो शायर को शायरी डिफरेंट तरह की करते हैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक और लोगों से दाद भी वसूल करते हैं। तो कितना अच्छा हो कि अगर हर किसी को जो है उसके शहर के अंदर इस तरह का अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जहाँ पे वो आए और आके अपने आर्ट को जो है वो डिस्प्ले करे, पेश करे देखने वालों के लिए, तो इससे बड़ी बात मुझे नहीं लगता कोई और होगी। इसी हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। और पाकिस्तान में जो टैलेंट की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है हमारी धरती जिसको कहते हैं ज़रखेज़ है हमारे टैलेंट के लिए लिहाज से, चाहे वो एक्टिंग हो, सिंगिंग हो, पेंटिंग हो, कैलीग्राफी हो, बहुत सारे आर्टिस्ट हमें दिखाई देते हैं। और पूरे पाकिस्तान से, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद से स्पेशली अगर बात करें तो मज़ाक का जो एक टैलेंट है वो एक अलग उसकी पहचान है। कॉमेडियंस बहुत ज़्यादा यहाँ से निकलते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो है वो अपने शहरियों ऐसे प्लेटफॉर्म्स मुहैया किए जाएं जहाँ पे वो आएँ, आके अपने टैलेंट को जो है और मज़ीद ग्रूम करें, मज़ीद पॉलिश करें। और अगर इस तरह के बिल्कुल प्लेटफॉर्म्स मौजूद नहीं थे पहले, अब तो इस हवाले से काम होना शुरू हो गया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि मज़ीद चीज़ें बहुत बहुत बेहतरीन हो जाएंगी। तो आपकी तरफ से भी जो है वो शहरियों की तरफ से भी कोशिश होनी चाहिए कि अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलें और अगर उनमें किसी भी
तरह का टैलेंट है तो आर्ट्स काउंसिल जो है वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। डिफरेंट तरह की वहाँ पे क्लासेस हो रही हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उन क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं और अपने जो टैलेंट को है वो मज़ीद पॉलिश कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद का जो अमल है वो किस तरह से होगा, उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो गाहे बगाहे हम अपने चैनल के थ्रू आपको देते रहते हैं। और अभी क्योंकि खिलसा हमारे साथ मौजूद हैं तो खिलसा इस हवाले से हम फिर से एक बार जो है इसको रिकॉल कर लेते हैं देखने वालों के लिए कि जो हमारी क्लासेस हैं उसका क्या शेड्यूल था, क्या अभी भी लोग उसका हिस्सा बन सकते हैं या इसके कोई महदूद टाइम था कि इतनी लिमिट थी तब आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे और अब नहीं करवा सकते हैं। तो उस हवाले से थोड़ा सा मेरी देखने वाली ऑडियंस को फिर से बताइए ताकि अगर किसी में टैलेंट है और उससे इस अपॉर्चुनिटी का नहीं पता है तो वो इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सके। मुझे लगता है किसी में टैलेंट है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी में नहीं है और अगर उसका इंटरेस्ट है, वो चाहता है कहीं ना कहीं सीखने के लिए तो वो फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो मेंटोर्स हैं जो आपको सिखाएंगे वो जो प्रोफेशनल हायर किए हुए हैं, आपके म्यूजिशियन होंगे, आपके कैलीग्राफी एक्सपर्ट होंगे, इसके अलावा आपके पेंटर होंगे। तो वो जो अगर आपका इंटरेस्ट भी है सिंगिंग में, अगर आपका इंटरेस्ट है थिएटर में इंटरेस्ट है तो वो उसमें एक्सपर्ट्स को हायर किया और अच्छी बात ये है कि पूरा साल आप इन क्लासेस को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये पूरे साल के लिए नहीं, आई थॉट 3 to 6 months के लिए नहीं मतलब कोर्सेज की ड्यूरेशन होगा के बाद मतलब कि आप टाइम टू टाइम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं पूरा साल अप्लाई ये भी कर सकते बिल्कुल हैं। सही, बिल्कुल सही। लेकिन वो ये होगा टाइम टू टाइम उसकी एक ड्यूरेशन होगी तो उसके अकॉर्डिंगली जब वो खत्म हो जाएंगी एक ड्यूरेशन में तो अगर आपको एक सेशन का पता नहीं चला आप नेक्स्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अवेलेबिलिटी थ्रू आउटली आपके लिए रहेगी। तो आपका जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं इनको सिंगिंग में इंटरेस्ट होता है लेकिन शायद उनको लगता है कि उनकी आवाज़ बहुत बुरी है, शायद मैं अपना भी अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वो ये कि आपके वो होते हैं ना, कहते हैं आपके सुर को निखारना, आपकी आवाज़ को तराशना, यही तो उनका काम है। तो आप जाएंगे, बहुत से ऐसे लोग देखने में आ रहे हैं गिटार बजाने का बहुत शौक है, देखते हैं महसूस होते हैं लेकिन बजाना नहीं आता। और इसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि इसमें कोई एज लिमिट भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, हर तरह का मतलब हर एज का बंदा जो है वो जा सकता है। जैसे कि आपको पूरी ज़िंदगी अपनी जिम्मेदारियों से अगर फुर्सत नहीं मिली है और अब आप फ्री टाइम में हैं, कोई हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं तो वो भी इस एक्टिविटी का हिस्सा बन सकते हैं। अभी जो क्लासेस स्टार्ट की हैं उसके लिए तो स्पेसिफिकली एक एज लिमिट की गई है लेकिन इसके अलावा जो है म्यूजिक की क्लासेस एवरी फ्राइडे होती हैं आर्ट्स काउंसिल में, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। वहाँ पे कोई भी जाके जो वो अप्लाई कर सकता है। वो हर फ्राइडे टू फ्राइडे होती हैं, उसमें आपको म्यूज़िक और सिंगिंग सिखाई जाती है। तो उनका अपना एक है डेक्लेरम है, सेटअप है। तो आप किसी भी टाइम मुझे लगता है चले जाएं, उनका विजिटिंग कार्ड ले लें या उनको अपना नंबर वगैरह नोट करा दें, नेम मेंशन करा लें तो आप उसके लिए रजिस्टर करा सकते हैं। उसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। लेकिन ये जो अभी क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं इसमें एक स्पेसिफाइड इस तरह से इतना रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया लेकिन एज फैक्टर रखा है क्योंकि इसका बेसिकली मकसद ये था कि बहुत से ऐसे नौजवान, बहुत से ऐसे यूथ जो है वो हम लोग ले लेते हैं, स्टडीज़ करके निकल जाती है, बाद में उनको पता नहीं होता, जॉब्स नहीं मिल रही हैं, काम नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसी में स्किल है उसको पॉलिश करने की बहुत ज़रूरत है। और शायद ये क्लासेस करवाई भी इसीलिए जा रही हैं कि जो उनके अंदर की एक स्किल है, आपका इंटरेस्ट है, आप उसको पॉलिश करें। क्योंकि वो कहते हैं ना एक काम तो आप कर रहे हैं लेकिन अगर आप काम को इंजॉय करेंगे, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल सर, जैसे खिलसा ने भी बात की है कि टैलेंट तो भरपूर मौजूद है लेकिन उतनी हमें फिर फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़, अब तो खैर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ भी गई हैं, लेकिन अगर फिर भी शहरों के लिहाज से बात की जाए, फैसलाबाद की बात की जाए, यहाँ पे हमें बहुत बड़े बड़े ना तो प्रोडक्शन हाउस नज़र आते हैं, ना कोई ऐसी अकेडमीज़ नज़र आती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है ना सिर्फ ऐसे प्लेटफॉर्म्स को मुहैया करना बल्कि अपनी यूथ के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए भी जो है वो अहम इकदाम उठाना, ताकि अगर किसी के पास कोई डायरेक्शन नहीं है तो वो एक इदारे से मुंसलिक होकर कहीं ना कहीं से अपना करियर स्टार्ट कर सके। मैं लाहौर को जब था तो अलहमरा की वर्किंग देखी थी, उसके बाद मेरे था कि ये सबसे बड़ा इदारा शायद अलहमरा है। यहाँ के मुझे फील हुआ कि ये अलहमरा से ज़्यादा आगे जा रहा है। यहाँ पे लोगों की पार्टिसिपेशन ये शायद जाहिर कर रही है कि यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड हैं या इंटरेस्ट शो करते हैं, तो उनके फ्यूचर में भी यही काम आएगा। अब खिलसा जिस तरह बता रहे थे, हमने शुरू में ये सोचा था कि एज ब्रैकेट लगा देते हैं जी। अब हमने रिस्पांस दे के एज ब्रैकेट खत्म कर दी है कि जिस एज का भी आना चाहता है वो आए। तो फ्यूचर में तो देखिए अगर आप नहीं कर सके तो अभी आपके अपॉर्चुनिटी एक आ रही है तो आप करें, आप इस फील्ड में जा सकते हैं। बल्कि हमारा एक अभी पाइपलाइन में है जो हेडक्वार्टर में चल रहा है कि हम आर्टिस्टों को ट्रेन करके
उनको फ्यूचर के लिए एक सॉफ्ट लोनिंग का भी गवर्नमेंट के साथ बात चल रही है। अगर ऐसा हो जाता है, अगर कोई स्टूडियो खोलना चाहता है, कोई वर्कशॉप बनाना चाहता है आर्ट की, तो उसमें भी इनका हेल्प करेंगी आर्ट्स काउंसिल। जब आर्ट्स काउंसिल जिस सोसाइटी में आबाद हो जाती है ना, समझे कि वो सोसाइटी जिंदा है और वो कुछ करने की नई ना कुछ करने की जस्तजू में। तो ये फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल लाइव है, तो इसका मतलब ये सोसाइटी भी लाइव है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये एक अच्छी पॉजिटिव रिस्पांस है। पॉजिटिव जैसे आपने सोसाइटी की बात की, हम देखते हैं कि आजकल जो है वो बड़े मसले मसाइल हमारे मुआशरे में चल रहे हैं, तो इन तमाम एक्टिविटी से बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आता है, लोगों की जो है रुझान एक पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि इंटरटेनमेंट जो है वो वाहिद सोर्स सदियों से चलता आ रहा है, चाहे वो हमारे टीवी की सूरत में हो, थिएटर की सूरत में हो, तो बड़ा ज़रूरी है कि इस तरह के जो है वो प्लेटफॉर्म्स भी हों और इस तरह की एक्टिविटी जो है वो इंटरटेनमेंट की उसके सोर्सेज भी हों। कभी आपके हल्के अहबाब में से भी किसी ने इंटरेस्ट शो किया है कि भाई हम भले जो है वो थोड़ा सा एज में ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन हमारे लिए भी कुछ करो, कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म या इस तरह के कोई जो है वो लेकर आओ सेशन प्रोग्राम कि हम भी उसका हिस्सा बन सकें? बिल्कुल है, दोस्त भी हैं और कुछ विजिटर भी ऐसे। एक विजिटर में जब पिछले दिनों आई खातून थी, उनके साथ बेटी भी थी, तो मुझे लगा कि शायद बच्ची के लिए एडमिशन के लिए उनका जी हम दोनों ने लेना है। हाँ। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने कहा जी आप कोई ऐसा एंटरटेनिंग, आपका कोई ऐसा शोबा जो आप क्लास शुरू नहीं हो रही, अगर 4 स्टूडेंट आ जाएंगे हम वो क्लास भी शुरू कर देंगे। तो हमने उनको अलाउ किया कि आप ठीक है, माँ बेटी दोनों आप पार्टिसिपेट कर सकती हैं। सिंगिंग में आए थे, मेरा ख्याल उन्होंने कहा था मैं सिंगिंग में मैंने जाना, तो हमने कहा ठीक है आप करें। यानी ये ब्रैकेट अब खत्म हो गई है। और देखिए ना कितनी अच्छी एक्टिविटी है कि आजकल पेरेंट्स को यही कंप्लेन होती है कि बच्चे जो है अगर पास भी बैठते हैं ड्राइंग रूम में, अगर सब फैमिली बैठी है तो हर कोई अपने फ़ोन्स में लगा है। इस तरह की एक्टिविटी करने से, चाहे वो सिंगिंग के या इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से है, खेलों के हवाले से हम बात कर लें या किसी भी शोबे के हवाले से, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे लगता है पेरेंट्स का ये गिला भी इससे ख़त्म हो जाएगा कि बच्चे जो है अब टाइम नहीं देते हैं। पेरेंट्स का इंटरेस्ट देखें और बच्चे का देखें ना कि वो सीखना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक पॉजिटिव रिस्पांस है, पॉजिटिव बात है इसके लिए कि मोबाइल फ़ोन ने ठीक है डेवलपमेंट हमने बहुत कर ली, इंसान बहुत आगे चला गया, आईए भी आ गई, लेकिन अब दोबारा अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं और उसमें लोगों का रुझान आ रहा है तो एक पॉजिटिव बात है कि हमें इसको इनक्रेज करना चाहिए। और इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि जितना मैक्सिमम हो जाए सोसाइटी को इन्वॉल्व किया जाए अपनी एक्टिविटीज़ में, उनके इंटरेस्ट की, जिसमें उनका इंटरेस्ट हो वो ऐसी एक्टिविटीज़ की जाए। और हम सारी, क्योंकि हमने एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट भी बनाया है, इसमें हमने चैम्बर के प्रेसिडेंट है उनको शामिल किया है। यहाँ के जो लोकल बड़े नाम हैं, राइटर्स हैं, रियाज मजीद साहब हैं, डॉक्टर मुबारक हैं, इन लोगों को हमने शामिल करके ना एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया है, गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि हम जो लोग ये शहर चाहता है वो ऐसी एक्टिविटीज़ की जाए, एक्टिविटीज़ वो की जाए इनके इंटरेस्ट की हो। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको एक और चेंज नजर आएगी। बिल्कुल। और ये फैसलाबाद के शहरियों के लिए जो है कि किसी ब्लेसिंग से, तोहफे से कम नहीं है। अल्लाह करे कि आप अपना काम इसी तरह से करते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर्स। और बहुत सारी एक्टिविटी जितनी भी पाइपलाइन में जितनी भी चीज़ें हैं, अल्लाह करे कि वो बहुत आसान अंदाज से जो है वो फुलफिल हों और आपके लिए बड़ी सारी आसानियाँ हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। खिलज़ आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और जितने भी देखने वाले हैं, मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस जो है उनमें बहुत सारा टैलेंट मौजूद है, तो वंस अगेन आपके लिए एक जो है बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप आर्ट काउंसिल के साथ जाके मुंसलिक हो सकते हैं। डिफरेंट तरह की जो आपका टैलेंट है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आई एम श्योर जब भी आप एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, तब जाके आपको पता चलता है कि एक्चुअल आपको किस चीज़ में मज़ा आ रहा है, आपका जो इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है। बाकी अल्लाह पाक आपके लिए, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। हमारे मुल्क पाकिस्तान पे अपनी ढेरों ढेर जो है वो ब्लेसिंग्स रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।